दोस्तों स्वागत और अभिनंदन करेंगे आपका आज की करंट अफेयर्स की क्लास में। सबसे पहली खबर आ रही है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पार्ट 3। तो चलिए देखते हैं क्या है पूरी खबर। दोस्तों प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पार्ट 3 में 8,847 किलोमीटर सड़कें मंजूर। दोस्तों प्रदेश के 75 जिलों में, यानी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, प्रदेश के 75 जिलों में 1,215 मार्ग स्वीकृत हैं और 7,500 करोड़ लागत आएगी। तो चलिए देखते हैं पूरी खबर क्या है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पार्ट 3 में उत्तर प्रदेश के लिए 8,847.15 किलोमीटर सड़क निर्माण को मंजूरी दी है। प्रदेश के कुल 75 जिलों में करीब 7,500 करोड़ रुपए की लागत से 1,215 सड़क मार्ग का निर्माण किया जाएगा। देश में सबसे अधिक सड़कें उत्तर प्रदेश के लिए मंजूर की गई हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पार्ट 3 में प्रदेश में 2025 तक 18,937 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाने का प्रस्ताव है। तो दोस्तों देखा आपने, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अपने प्रदेश में काफ़ी सड़कों का निर्माण किया जाएगा। तो चलिए बहुत ही अच्छी खबर है। चलिए अब रुख करेंगे अगली खबर की तरफ। दोस्तों रुख करेंगे अगली खबर आ रही है राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT। तो चलिए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज़। दोस्तों स्वच्छ पर्यावरण में रहने के अधिकार को नहीं छीन सकते। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT ने हरियाणा की औद्योगिक इकाई को बंद करने के आदेश की समीक्षा की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए कहा है कि लोगों के स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को छीना नहीं जा सकता है। आवासीय इलाके में औद्योगिक प्रदूषण वाली गतिविधियों को इजाज़त किसी कीमत पर नहीं दी जा सकती। NGT ने 29 सितंबर को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु प्रदूषण फैलाने के कारण औद्योगिक इकाई बंद करने का निर्देश दिया था। दोस्तों ये हरियाणा गवर्नमेंट की न्यूज़ है, बट आपको ध्यान रखना है कि ये स्वास्थ्य से संबंधित न्यूज़ है, तो सबको इसकी जानकारी रखना जरूरी है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। NGT अध्यक्ष जस्टिस AK गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, विशेषज्ञ समिति ने पाया कि यह इकाई वायु प्रदूषण के मानकों पर तय शर्तों का उल्लंघन कर चलाई जा रही थी। पीठ ने औद्योगिक इकाई की उस दलील को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि उसे 10 वर्षों का अनुमति 30 जुलाई 2008 से नहीं बल्कि स्थापित होने के समय से मिला था। तो दोस्तों अब देखते हैं कि कौन सी थी ये औद्योगिक इकाई। इस औद्योगिक इकाई का नाम था SSF पॉलीमर्स लिमिटेड। तो SS पॉलीमर्स लिमिटेड की यह जो याचिका थी उसे राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल यानी NGT ने रिजेक्ट कर दिया। अब आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आपको कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। पहले तो NGT का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण, इसको ध्यान रखना है। और उसके बाद NGT के अध्यक्ष कौन है, तो जस्टिस AK गोयल। तो चलिए रुख करेंगे अगली खबर की तरफ। दोस्तों रुख करेंगे अगली खबर है भारत के साथ 2+2 वार्ता में LAC पर होगी चर्चा। अमेरिका ने ये बात कही है। चलिए दोस्तों जानते हैं क्या है पूरी बात। वाशिंगटन, भारत चीन के बीच कई महीनों से सीमा को लेकर जारी तनाव के बीच अमेरिका ने कहा कि अगले सप्ताह दिल्ली में होने वाले 2+2 वार्ता में LAC की स्थिति पर भी चर्चा होगी। जानकारों के मुताबिक भारत और अमेरिका के बीच बैठक में चीन को काबू करने की रणनीति पर गंभीरता से विचार हो सकता है। चीन की नज़रें भी बैठक पर टिकी हैं। वाशिंगटन में दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों के प्रमुख उप सहायक सचिव डीन थॉमसन ने कहा, निश्चित रूप से LAC पर चर्चा होगी। मुझे लगता है कि दोनों पक्षों में सीमा पर तनाव को कम करने की इच्छा जाहिर की है। 26-27 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाली 2+2 बैठक में अमेरिका और भारत के विदेश और रक्षा मंत्री हिस्सा लेंगे।
दोस्तों पीएम मोदी से भी करेंगे मुलाकात। अमेरिकी राजनयिक ने कहा कि भारत दौरे पर एस्पर व पोम्पियो पीएम नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे। तो दोस्तों आप समझ रहे हैं 2+2 वार्ता अपने कुछ खास ही विदेशी दोस्तों के साथ किया जाता है। इसमें भारत अमेरिका के साथ यह वार्ता करता है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा यह वार्ता, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। चलिए रुख करेंगे अगली खबर। दोस्तों अगली खबर आ रही है भारतीय नौसेना से। नौसेना ने दिखाई ताकत, एंटी शिप मिसाइल से समुद्र में डुबोया जहाज, INS प्रबल से दागी गई मिसाइल, नौसेना ने जारी किया वीडियो। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्या है पूरी खबर। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए एंटी शिप मिसाइल से बेहद सटीकता के साथ एक जहाज को निशाना बनाया। नौसेना ने शुक्रवार को मिसाइल से तबाह डूबते जहाज का वीडियो जारी किया। दोस्तों मेगा युद्धाभ्यास के तहत नौसेना ने INS प्रबल से मिसाइल दागी। इस युद्धाभ्यास में INS विक्रमादित्य के साथ ही कई युद्धपोत, लड़ाकू हेलीकॉप्टर और विमान शिरकत कर रहे हैं। नौसेना के प्रवक्ता ने शुक्रवार को जानकारी दी। नौसेना ने जंगी जहाज प्रबल से एंटी शिप मिसाइल को लॉन्च किया, जिसने अपनी अधिकतम रेंज के साथ सटीकता से अपने लक्ष्य यानी एक पुराना जहाज को इस परीक्षण में शामिल किया गया था, उस पुराने जहाज को तबाह किया। तो आप देख सकते हैं नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने समुद्र के साथ साथ विभिन्न लोकेशन पर अपनी सेना की तैयारियों का जायजा लिया। दरअसल चीन के साथ जारी तनाव के बीच नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में तैनाती काफ़ी बढ़ाई है। इसका मकसद चीन को स्पष्ट संदेश देना है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए नौसेना प्रमुख ने आने वाले दिनों में ऐसे अभियान जारी रखने की वकालत की है। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे कि भारतीय नौसेना की ताकत दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती ही जा रही है और उसी संबंधित ये परीक्षण था। तो आपको यहाँ पे क्या क्या याद करने वाली बात याद है जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। तो आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह, और आपको देखना है कि भारतीय नौसेना की ताकत कैसे बढ़ती जा रही है। इन सब बातों पे आपको ध्यान रखना है। तो चलिए रुख करेंगे अगली खबर। दोस्तों अगली खबर आ रही है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। दोस्तों 35 साल बाद भारत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अध्यक्ष बनना। तो चलिए देखते हैं क्या है पूरी खबर। भारत को 35 साल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की गवर्निंग बॉडी यानी संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र को संचालक मंडल का चेयरमैन चुना गया है। दोस्तों ध्यान से नाम याद रखिएगा, अपूर्व चंद्र को संचालक मंडल का चेयरमैन चुना गया है। वह नवंबर में संचालक मंडल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मंत्रालय के मुताबिक श्रम सचिव चंद्र इस पद पर अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक रहेंगे, यानी करीब करीब 1 साल तक का इन्हें मौका मिला है। अध्यक्षता मिलने से अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि है, यानी अध्यक्षता मिलना भारत के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि है। यह भारत व ILO के 100 साल की अधिक रिश्तों की कड़ी में मील का पत्थर है। संचालक मंडल ILO का शीर्ष कार्यकारी निकाय है। यह नीतियों, कार्यक्रमों, एजेंडा, बजट व महानिदेशकों का चुनाव करती है। इसके 187 सदस्य हैं। दोस्तों अब देखिए, अब यहाँ पर ये तो चीज़ हो गया कि भारत को ILO की अध्यक्षता मिल गई। अब आपको याद करने वाली क्या क्या बातें हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो ILO याद रखना है कि ILO की अध्यक्षता करने के लिए भारत के कौन चेयरमैन बने हैं, तो अपूर्व चंद्र, इसको याद रखना है। और आपको ये ध्यान रखना है कि ILO की कुल टोटल सदस्य संख्या कितनी है, तो 187 सदस्य हैं। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, इसका जो मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर। ही है अब 6 से 24 घंटे पहले बाढ़ का चल जाएगा पता। दोस्तों चक्रवातों के बारे में भी करेगा आगाह, पूरे दक्षिण एशिया को बाढ़ की चेतावनी देने वाला सिस्टम लॉन्च।
चलिए देखते हैं क्या है पूरी खबर। भारत समेत समूचे दक्षिण एशिया क्षेत्र के देशों को अचानक आने वाली बाढ़ के बारे में 6 से 24 घंटे पहले आगाह करने वाला सिस्टम लॉन्च किया गया। यह सिस्टम 24 घंटे पहले बाढ़ का खतरा जताते हुए चेतावनी देगा, जबकि 6 घंटे पहले बाढ़ की पुष्टि करेगा। भारतीय मौसम विभाग ने शुरू यह प्रणाली अपनी तरह का पहला चेतावनी तंत्र है। वैश्विक मौसम विभाग WMO के ने दक्षिण एशियाई फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम की भूमिका निभाने की जिम्मेदारी भारत को दी, इसलिए इस सिस्टम का क्षेत्रीय केंद्र भारत में स्थापित किया गया है। यह केंद्र पड़ोसी देशों को बाढ़ की चेतावनी देने के अलावा चक्रवातों के बारे में भी आगाह करेगा। यह सिस्टम अचानक आने वाली बाढ़ और उसके खतरों के बारे में भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान आदि सदस्य देशों को पहले से आगाह करेगा। अमूमन ऐसी बाढ़ बहुत भयानक होती है और बारिश के बाद बाढ़ के पीक पर आने के बीच 6 घंटे से कम समय होता है। बाढ़ बेहद सीमित क्षेत्र में अचानक बहुत ज़्यादा बारिश के कारण होती है। तो देखा आपने कि वैश्विक मौसम विभाग के सहयोग से भारतीय मौसम विभाग ने किया चालू यह सिस्टम। तो अब आपको यहाँ पे क्या क्या है जो इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ से पे आपको ये ध्यान रखना है कि वैश्विक मौसम विभाग इसके सहयोग और भारत के निजी प्रयासों के द्वारा यह सिस्टम लागू हो पाया है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है, यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों अगली खबर है, पाकिस्तान को लगा झटका। दोस्तों आतंकी फंडिंग FATF की ग्रे सूची में ही रहेगा पाकिस्तान। तो चलिए देखते हैं क्या है पूरी खबर। 27 में से 6 मानदंड पूरे नहीं कर पाई इमरान की सरकार, यानी टोटल FATF की जो 27 मानदंड थे उसमें से 6 मानदंड इनको पूरे करने थे, लेकिन वो 6 मानदंड भी ये पूरे नहीं कर पाए। तो चलिए देखते हैं क्या है। आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर नज़र रखने वाली वैश्विक संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए ग्रे सूची में बरकरार रखा है। इसके साथ ही FATF ने 27 सूत्रीय एक्शन प्लान लागू करने में नाकाम रही इमरान खान सरकार को आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने की हिदायत दी है। दरअसल मोस्ट वांटेड आतंकी मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद पर कार्रवाई न करने और आधिकारिक सूची में अचानक 4000 आतंकवादियों के नाम गायब होने के बाद पाक की मुश्किलें बढ़ गई थीं। इसके बाद से ही उसको ग्रे सूची से बाहर निकालने की संभावना बेहद कम हो गई थी। तो चलिए देखते हैं और क्या बातें हैं। बढ़ेंगी पाकिस्तान की मुश्किलें। देखिए दोस्तों, वहाँ के पाकिस्तान ग्रे सूची में बरकरार रहने के बाद उसके लिए IMF, एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता मिलना मुश्किल होगा। मीडिया रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान का सार्वजनिक ऋण इस साल जून तक 37,500 अरब रुपए या GDP का अगर बात करें तो GDP का 90% हो जाएगा। पाक इस साल ही कर्ज चुकाने पर 2,800 अरब रुपए खर्च करेगा। तो उसको राजस्व बोर्ड के मुताबिक कर संग्रह का 72% है। अगर वह 2,800 अरब रुपए खर्च करेगा तो उसके लिए राजस्व का 72% है। उसके कर संग्रह का जो है वो 72% हो जाएगा। तो बचेगा 18%। वो तो 18% में वो अपने देश का कैसे विकास करेगा? तो ये बातें समझने योग्य हैं। तो इमरान सरकार की बड़ी कूटनीतिक विफलता देखते हैं, यानी FATF के इस फैसले का इमरान खान की बड़ी कूटनीतिक विफलता माना जा रहा है। पाकिस्तान को ग्रे सूची से बाहर निकालने के लिए 39 देशों में से 12 के वोट की जरूरत थी। कुछ दिन पहले विदेश मंत्री महमूद कुरैशी ने तुर्की के अलावा मलेशिया व सऊदी अरब से मदद की मांग की थी, लेकिन तुर्की को छोड़ किसी ने भी उसका समर्थन नहीं किया।
तो दोस्तों सीधी सी बात है, जब आतंकवादी फंडिंग आप करेंगे, आतंकवादों को पैसे दोगे, उन्हें आतंकवाद बढ़ाने के लिए प्रेरित करोगे, तो कौन सा देश आपका समर्थन करेगा भाई। तो पाकिस्तान की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही हैं। तो दोस्तों इसी न्यूज के साथ आज की यह ताज़ा तरीन खबरों का यह बुलेटिन यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ नए न्यूज़ के साथ, कुछ नए समाचार के साथ कल सुबह। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और भारतीय दिव्यांग यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच।